हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद और विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले विश्वेश्वरी स्टडी टीम के जो मेंबर थे उन्होंने कुछ घोषणा की थी कि झारखंड में जो झारखंड पुलिस का बैच आया है उसको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे इस चैनल पे जो हमारी जो हमारा चैनल है विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर, इस चैनल पर दो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें से पहला वीडियो था पॉलिटी का और दूसरा वीडियो है मैथ का। तो हम लोग धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं और जो स्टूडेंट विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर तक ऑफलाइन नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि जो भी चीज़ें, जो भी सिलेबस है झारखंड पुलिस का, वो पूरा सिलेबस एकदम आसान से लैंग्वेज में आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाए। इसके लिए आपको कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो आप लोग को पता है कि झारखंड पुलिस में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चीज़ का दिया जा रहा है तो वो है हिंदी ग्रामर का। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली हिंदी ग्रामर ही स्टार्ट कर रहे हैं और ये हिंदी ग्रामर का पहला क्लास होगा। लेकिन थोड़ा सा हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम कुछ आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो और जगह आप देखे होंगे या फिर ग्रामर के बुक में ही आपको दिखता होगा कि हिंदी ग्रामर जैसे ही आप किताब खोलते हैं तो सबसे पहला चैप्टर वहां पर लिखा होता है वर्ब। ठीक है, और वहीं से हम लोग सिलेबस को शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले भी आपको कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसको वहां से भी एक दो क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग उसी चीज़ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि आज का जो सेशन होगा इसमें केवल हम लोग दो शब्द को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें से एक शब्द होगा हिंदी और दूसरा शब्द होगा व्याकरण। ठीक है, और जब ये शब्द को आप पूरे तरीके से समझ लेंगे तो फिर हम लोग अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे, जिसमें आपका वर्ण होगा, शब्द होगा, वाक्य होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी ग्रामर का पहला लेक्चर, जिसमें से केवल हम लोग दो शब्दों पे ही बात करेंगे, एक हिंदी और दूसरा व्याकरण। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका मोटे मोटे हेडिंग में लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण का परिचय। ठीक, हम लोग यहाँ वर्ण से स्टार्ट नहीं करने आए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हिंदी व्याकरण जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तब जाकर के हम लोग वर्ण ऐसी सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पर आपका हेडिंग में लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण का परिचय। ठीक, उससे ठीक नीचे आएंगे तो पहला स्लाइड आपको जो मिल रहा है वो है हिंदी शब्द का विकास। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, शब्द यानी कि वर्ड, यानी जिसको आप शब्द कह रहे हैं, शब्द और विषय में बहुत अंतर होता है। शब्द और विषय में बहुत अंतर है। ठीक, हम यहाँ पर केवल बात करने वाले हैं हिंदी शब्द का। ये हिंदी शब्द कहाँ से आया, किस भाषा से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ही हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो केवल हिंदी शब्द पे होगा। फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो व्याकरण पे बात करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी शब्द के बारे में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से या किस देश से लिया गया शब्द है। ठीक है, केवल हिंदी का बात कर रहे हैं, तो केवल हिंदी शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हिंदी शब्द है वो ईरान से लिया गया शब्द है। कहाँ से? ईरान देश से लिया गया शब्द है। अब आपसे पहला क्वेश्चन टैकल हो पाया
कि ये जो हिंदी शब्द है वो किस देश से लिया गया है, ईरान देश से लिया गया है। लेकिन अगर दूसरे में ये क्वेश्चन पूछ दे कि किस भाषा से लिया गया है, तो फिर आपको समझना ये जरूरी है कि ईरान में कौन कौन सी भाषा बोली जाती। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ईरान में ईरान की भाषा क्या क्या है, उसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप कह सकते हैं ईरान की भाषा ईरानी, या तो आप इसको कह सकते हैं फारसी, या तो आप इसको कह सकते हैं पारसी। ठीक, इसका तीनों का एक ही मतलब है, यानी ईरान के जो लोग हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उसको आप ईरानी कह दिए, या तो आप उसको फारसी कह दिए, या तो उसको आप पारसी कह दिए। तो यहां से दो सवाल आपका टैकल हो रहा है। पहला कि हिंदी जो शब्द है वो किस देश से लिया गया है, तो आपको बताना है ईरान देश से। ठीक, दूसरा चीज अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो हम तो पहले चीज ये चीज समझ पाए कि ईरान से लिया गया है। अब ईरान में बोला कौन सा भाषा जाता है ये चीज भी तो जानना पड़ेगा, तब तो आप भाषा वाला सवाल क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ईरान में जो भाषा बोला जाएगा वो ईरानी भाषा होगा। दूसरा, इसी को आप फारसी भी कह सकते हैं, इसी को पारसी भी कह सकते हैं। ठीक, अब सवाल ये आया कि ईरानी लोग जो हैं या ईरान के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को, यानी हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, या ये शब्द वहां से कैसे लिया गया। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो ईरान के लोग हैं वो कुछ शब्दों को ना विशेष उच्चारण करते थे। ठीक है, कुछ शब्दों का विशेष उच्चारण करते थे, जिसमें से हम कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे, उसका मतलब समझिएगा, उसके बाद देखिएगा ये शब्द खुद ब खुद हिंदी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ईरान के लोग जो हैं कुछ विशेष शब्दों का विशेष उच्चारण करते हैं, तो उसमें से कौन कौन सा शब्द है जिसका विशेष उच्चारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला शब्द आता है सा। ठीक, ईरान के लोग ये सा को सा ना बोल करके क्या बोलते हैं, हा बोलते हैं। पहला शब्द आपको मिला, यानी पहला अक्षर मिला जिसका ईरान में विशेष उच्चारण होता है। ठीक, दूसरा शब्द अगर हम बात करें तो दूसरा है ता और था, ये दोनों को वो एक ही शब्द में उच्चारण करते हैं और वो है ता। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें तो अगला जो शब्द होगा दा और धा, ये दोनों मिलाकर के वो लोग दा का ही उच्चारण करते हैं, यानी धा को भी दा ही कह रहे हैं और दा को भी वो लोग क्या कहते हैं, दा ही कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक शब्द और आता है पा और फा, इसको वो क्या कहते हैं, पा का उच्चारण करते हैं। ठीक, अब यहां पर हम लोग बात करें तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि ये जो हिंदी जो शब्द है ये हमारे भारत की प्राचीनतम नदी, जिसको आप सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, इस नदी के नाम से पड़ा है। ठीक है, हमारा जो हिंदी शब्द आया ये कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीनतम नदी है सिंधु नदी, वो नदी के नाम से ये शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक, लेकिन उत्पत्ति कौन करवाया, ईरान के लोग। ईरान के लोग भाषा कौन सा बोल रहे हैं, पारसी, फारसी या तो ईरानी। अब समझते हैं कि ये सिंधु नदी जो है वो किस प्रकार से हिंदू बनता है। तो यहां पर देखिए, हम पहले ही बताएं कि सा के लिए वो किस चीज का उच्चारण करते थे, हा का। तो यहां पर जो सी लिखा हुआ है इसको आप ही कर दीजिए। ठीक, क्योंकि ये मात्रा में परिवर्तन नहीं है, केवल हम शब्द में परिवर्तन कर रहे हैं। तो सा की जगह आप क्या बना दिए, हा बना दिए। ना जो है आधा ना जो दिख रहा है वो तो आधा ना ही रहेगा। ठीक, अब यहां पर दूसरा देखिए, दा और धा के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, दा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हम ये सिंधु जो लिखा हुआ है, जो धा लिखा हुआ है, क्या हम इसको हिंदू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि ईरान के जो लोग थे जो फारसी भाषा या फिर ईरानी भाषा या पारसी भाषा बोलते थे, उसमें से कुछ अक्षरों का विशेष उच्चारण होता था, जिसमें से सा को हा कहते हैं। ठीक, ता था को ता कहते हैं, दा धा को दा कहते हैं और पा फा को पा कहते हैं। उस अनुसार अगर उनके उच्चारण के अनुसार अगर हम सिंधु नदी का उच्चारण करें तो वो लोग क्या कहते थे, हिंदू नदी कहते थे। ठीक है,
हमारे अनुसार सिंधु नदी, उनके अनुसार हिंदू नदी। अब बात करते हैं इससे आगे का कि फिर आगे ये कैसे हिंदी में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत के पश्चिमी भाग में यानी पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, वहां पर कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो आप लोग पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता का जो जनक होता है वो आर्य माने जाते हैं। और ये निवास कहाँ करते थे? भारत के पश्चिमी भाग में। और भारत के पश्चिमी भाग में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। ठीक, तो आर्यों का जो निवास था वो कहीं ना कहीं वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक, तो वो पहले सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। ठीक, तो जब आर्यों का वहां पे निवास होने लगे तो आर्यों को ये लोग क्या कह दिए कि ये लोग जो हैं वो हिंदू हैं। ठीक है, कौन है? हिंदू हैं। ठीक है, क्योंकि वो किस नदी के किनारे निवास कर रहे हैं? तो हिंदू नदी के किनारे। उनके अनुसार, हमारे अनुसार क्या है? सिंधु नदी। तो आर्य क्या बन गए ईरानियों के लिए? तो ईरानियों के लिए बन गए हिंदू। ठीक, अब अगर हम बात करें तो आर्य की भी तो अपनी कोई भाषा होगी। तो आप लोग जानते हैं कि आर्य ही संस्कृत बोलते थे। ठीक है, आर्य ही क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। तो उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी उसको आर्यों ने क्या कह दिया कि उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसका नाम है हिंदवी। कौन सी भाषा? हिंदवी भाषा। ठीक, यही हिंदवी जो शब्द है आगे रूढ़ बन करके इसका छोटा हिस्सा बन करके आपके सामने आता है जिसका नाम है हिंदी। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी आपको याद रखना है कि ये जो हिंदी शब्द है वो किस प्रकार से बन के तैयार होता है और ये हिंदी शब्द किस देश से आया, किस भाषा से आया, इन सभी चीजों पे आपसे सवाल पूछा जाता है। अब देखिए यहां से कितना सवाल आप कर सकते हैं। पहला चीज कि ये जो हिंदी शब्द है वो किस देश से लिया गया है? तो आप बताएंगे ईरान से। किस भाषा से लिया गया है? तो आप कहेंगे ईरानी भाषा, या तो पारसी भाषा, या तो फारसी भाषा। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि यहां से फिर हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है। तो हम लोग बात करते हैं तो दूसरा है कि हिंदी शब्द जो बना वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए यानी कि भारत देश के लिए एक भाषा है। हिंदी क्या है? ये भारतीयों की तो भाषा ही तो है। ठीक, हिंदी क्या है? भारतीयों की भाषा है यानी कि भारत की भाषा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे हिंदी भाषा। ठीक, अगर हिंदी हमारी भाषा है तो सबसे पहले ये चीज तो समझना पड़ेगा ना कि भाषा क्या है, भाषा कहते किसको है। ठीक है, हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? हिंदी, हमें हिंदी शब्द समझ में आया। हिंदी क्या है? ये भारत की भाषा है। ठीक, और अगर भारत की भाषा है तो ये भाषा क्या है भाई? सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने भाव को तथा विचार को व्यक्त करने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने विचार को या फिर भाव को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है या जिस माध्यम का प्रयोग करेगा वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक, अब जरा सा समझिए। एक गूंगे व्यक्ति को देखे होंगे आप, जो बोल नहीं सकता है, उसको देखिएगा, वो कहीं ना कहीं उसके बातों को कोई व्यक्ति समझता है जो उसके नियरेस्ट में, जो उसका ज्यादा घनिष्ठ नजदीकी होगा। वो कुछ भी इशारा करेगा, उसका मतलब उसका जो नजदीकी व्यक्ति है उसके हर एक विचार को, हर एक भाव को समझ लेता है और वो ये जानता है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हम वही चीज कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार तथा भाव को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करेगा वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक, अब यहां पर हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि जिस माध्यम के द्वारा व्यक्ति अपने भाव तथा विचार को
प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। समझ में आया? ये हुआ भाषा का डेफिनेशन। लेकिन ये जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द आया कहां से, ये भी तो क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत में भाषा को भाषा नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है भाष्य। क्या कहा जाता है? भाष्य कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये भाष्य का मतलब क्या होता है, तो ये जो भाषा शब्द है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, और संस्कृत शब्द में भाषा को भाष्य कहा जाता है। तो ये भाष का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। इसका मतलब कि हम डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, जब व्यक्ति अपने भाव तथा विचार को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, और भाषा कहां से लिया गया शब्द है? संस्कृत से। संस्कृत में इसको भाष्य कहते हैं, और भाष्य का अर्थ होता है प्रकट करना। क्या क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक आप लोगों का क्लियर है तो फिर आगे बात करते हैं कि अब भाषा होता क्या है। भाषा आपको समझ में आया, हिंदी समझ में आया, हिंदी शब्द समझ में आया, हिंदी भाषा समझ में आया। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड में। तो अगला स्लाइड है आपका लिपि। ठीक, हिंदी शब्द समझ में आया, उसके बाद हम लोग बात किए भाषा। भाषा शब्द कहाँ से लिया गया है, उसको उसका अर्थ क्या होता है, भाषा का परिभाषा क्या होता है, इन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कस कर पाए। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि ये क्या होता है? ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो बहुत लोगों को पता होता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, वो है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। ठीक, अब हमें ये तो समझ में आ गया, यानी इसका जवाब मिल गया कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। लेकिन लिपि होता क्या है? लिपि क्या होता है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा ना, कि लिपि होता क्या है। तो याद रखिएगा, लिपि एक चिन्ह है। लिपि एक क्या है? चिन्ह है, जिसका प्रयोग आप लिखने में करते हैं। किस में करते हैं? लिखने में करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये का क्या है? एक चिन्ह ही तो है। ठीक, अगर हम खा, ये क्या है? एक चिन्ह ही तो है। जब इसको आप सार्थक रूप में मिलाते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है। फिर यही वाक्य को जब आप सही रूप से प्रकट करते हैं तो वो हमारे लिए भाषा का रूप बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये लिपि क्या है, तो आपको क्या बताना है? तो लिपि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि एक चिन्ह है जिसका प्रयोग हम लोग लिखने में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि लिपि क्या है। तो लिपि एक चिन्ह है जिसका प्रयोग लिखने में किया जाता है। लिखने में किया जाता है। अब आप बताएंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक, अब ये देवनागरी लिपि जो है ये केवल हिंदी भाषा की लिपि नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत लैंग्वेज है जिसका लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक, अब बात करते हैं वो कौन कौन सी भाषा है। तो जैसे आप लोग मराठी सुनते होंगे, इसका भी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। जैसे आप लोग तेलुगु सुनते होंगे, इसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। जैसे आप लोग संस्कृत सुनते होंगे, इसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक, उसके बाद जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, इसकी भी लिपि क्या है? तो इसकी भी लिपि देवनागरी लिपि। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो
तो यहाँ पर हम लोग बात किए कि हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि को हम लोग अगर देखें तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और लिपि क्या होता है, तो आपको बताना है कि लिपि एक चिन्ह है जिसका प्रयोग आप किस में करते हैं, लिखने में करते हैं। क्लियर। अब अगर हम ये चीज समझें कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो केवल देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसे भाषा है जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी। उदाहरण स्वरूप तो आपको बताना है मराठी, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, ये सब की लिपि भी क्या है, देवनागरी लिपि। क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि क्या है। अब आपसे पूछेगा कि देवनागरी लिपि क्या है, तो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक लिपि है। कैसी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। आपसे ये क्वेश्चन में बना हुआ है कि कौन सी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। आपसे पूछेगा कि कौन सी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, तो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक लिपि। आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि ये देवनागरी लिपि है। जो आप ABCD लिखते हैं वो कौन सी लिपि में लिखते हैं, वो रोमन लिपि में लिखते हैं। तो जब क्वेश्चन बनाना होगा कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, तो फिर आपको वहां पे पूछ देगा वैज्ञानिक लिपि या कौन सी लिपि, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देवनागरी, रोमन, ये सब लिपि के बारे में जब देगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो देवनागरी लिपि है यही लिपि वैज्ञानिक लिपि है। ठीक। अब यहां पर हम वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को क्यों कहते हैं, आखिर कोई तो रीजन होगा ना कि वैज्ञानिक लिपि को वैज्ञानिक लिपि को ही हम देवनागरी लिपि में रखते हैं, या देवनागरी लिपि ही वैज्ञानिक लिपि क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन में आता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। ठीक है, देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकों ने क्या किया है, प्रमाणित किया है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। अब यहां पर एक सवाल आता है कि ये विज्ञान क्या होता है। अगर देवनागरी लिपि अगर वैज्ञानिक लिपि है तो आपको ये भी समझना होगा ना कि विज्ञान क्या है। ठीक, तो याद रखिएगा कि विज्ञान किसको कहते हैं, तो यहां पर आपको बताना है कि जब किसी भी वस्तु का विस्तृत अध्ययन या अवलोकन किया जाता है, जब किसी भी वस्तु का विस्तृत अध्ययन और अवलोकन किया जाता है तथा उसको प्रमाणित भी करना होता है। ठीक, जब तक प्रमाणित नहीं कीजिएगा तब तक वो विज्ञान नहीं बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि जब किसी वस्तु का विस्तृत अध्ययन, उसके बाद अवलोकन करना तथा प्रमाणित करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि विज्ञान किसको कहते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि विज्ञान जो किसी वस्तु का जब आप विस्तृत अध्ययन करते हैं, जब उसका अवलोकन करेंगे, जब उसको आप प्रमाणित करते हैं, तो वही कहलाता है क्या, विज्ञान कहलाता है। क्लियर है। तो अभी इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या बात किए, तो लिपि के बारे में बात किए, और लिपि के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो एक शब्द आया था विज्ञान, तो उस शब्द के बारे में भी हम लोग चर्चा की। ठीक है, तो चलिए इससे आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, तो अगला है व्याकरण। ठीक है, अब हिंदी शब्द से जितना भी क्वेश्चन आपका बनता था वो सारा का सारा आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कोशिश किया जा रहा है कि हर एक शब्दों को तोड़ करके जहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस है, हर एक चीजों को आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण जो शब्द है, इस शब्द का अगर आप खंड करना चाहते हैं तो ये जो व्याकरण शब्द होगा ये कैसे खंड होता है, सबसे पहले ये चीज समझिए।
अगर हम इसको खंड करना चाहें तो वी जोड़ आ जोड़ करण, वी जोड़ आ जोड़ करण, ये तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं, व्याकरण बन जाता है। क्लियर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको बताना है वी जोड़ आ जोड़ करण। ये भी क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। ठीक है। अब दूसरा चीज अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे दूसरे स्लाइड में लिखा हुआ है कि व्याकरण शब्द का उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, व्याकरण शब्द का उपसर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि उपसर्ग कहते किसको हैं। ठीक, आप लोग सुने भी होंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग जो होता है हमेशा शब्द के पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई शब्द लिख दिए शक्ति। ठीक, अब इस शब्द से पहले, इस शब्द के पहले कुछ ऐसा शब्द जोड़ दीजिए जिससे इसका अर्थ परिवर्तन हो जाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब किसी शब्दों के पहले अन्य शब्दों को जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर दिया जाता है तो वही कहलाता है उपसर्ग। ठीक, अब अगर हम इस शब्द को, इस शब्द के आगे कुछ जोड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं यथा, और पीछे क्या है, शक्ति। ठीक, अब इसका मतलब ही पूरा परिवर्तन हो गया। ठीक, अब यहां पर यथा क्या लगा, इसका उपसर्ग लगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण शब्द में भी क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। और उपसर्ग ऐसा नहीं है कि आप जैसा मन करे वैसा रख दें, या कोई भी शब्द आया तो उसको रख दें। जो रखा हुआ शब्द है या जो आप आगे लगा रहे हैं, जो इस शब्द के, शक्ति शब्द के आगे जो आप उपसर्ग लगा रहे हैं, उस शब्द का भी मीनिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, यथा मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक, और शक्ति मतलब उसका पावर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग केवल शक्ति को समझ रहे थे, जब यथा लगाएं तो इसका एक नया शब्द बना जिसको बोलते हैं यथा शक्ति। यथा का मतलब होता है बहुत और शक्ति का मतलब होता है शक्ति। ठीक, यानी कि जिसके पास बहुत शक्ति, उसी को कहते हैं यथा शक्ति। ठीक है, तो यहां पर आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जो शब्द आप उपसर्ग में लगा देंगे उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए, और जो पीछे वाला शब्द है उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए, तो ही वो उपसर्ग सही होता है। क्लियर। जैसे हम कुछ और उदाहरण देते हैं, जैसे स्वागत। स्वागत जो शब्द है इसमें आपसे पूछेगा उपसर्ग क्या है, तो इसमें अगर आप उपसर्ग के बारे में बात करें तो स्वागत जो है वो सु जोड़ आगत से बना है। ठीक, अब यहां पर जो सु शब्द है इसका भी कोई अर्थ होगा। सु का मतलब होता है अच्छा। अब आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप बताएंगे सु, क्योंकि सु का मतलब होता है अच्छा। तो यहां पर आपको हम क्या बताएं कि अगर आपको उपसर्ग लगाना है तो उपसर्ग, जब आप कोई भी शब्द का उपसर्ग लगाते हैं तो उस शब्द का भी कोई मीनिंग होना चाहिए, तभी वो उपसर्ग में काम आता है। ठीक है, या तभी वो उपसर्ग बना सकता है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो आप उसको उपसर्ग में नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम लोग व्याकरण शब्द पे चर्चा कर रहे थे। व्याकरण शब्द में हम लोग जब व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद किए तो व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद हुआ वी जोड़ आ जोड़ करण। ठीक, जिसमें से हम लोग दूसरे स्लाइड में आकर के बात कर रहे थे व्याकरण शब्द का उपसर्ग। ठीक, व्याकरण शब्द के उपसर्ग में क्या है, तो व्याकरण शब्द के उपसर्ग में आपको ध्यान रखना है वी और आ, ये जो शब्द है ये दोनों क्या है, व्याकरण शब्द का उपसर्ग है। ये क्वेश्चन में बना हुआ क्वेश्चन है कि व्याकरण में कौन कौन सा शब्द उपसर्ग के रूप में कार्य करता है, तो याद रखिएगा वी तथा आ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो व्याकरण शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, तो व्याकरण का मतलब ही होता है किसी वस्तु को या किसी चीज को नियमित रूप से समझना, नियमित
रूप से समझना या सही तरीके से समझना। क्लियर? याद रखिएगा, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नियमित रूप से समझना, सही तरीके से या भली भांति समझना। ठीक है, ये है व्याकरण का मतलब। यहाँ पे हम लोग तीन चीजों को देख पाए। एक, व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद। व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ आ जोड़ करण। ठीक, उसके बाद दूसरे में बात किए, व्याकरण शब्द में कौन कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो वी जोड़ आ। ठीक, उसके बाद आप तीसरे में समझ पाए कि व्याकरण जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? तो व्याकरण का अर्थ ही होता है किसी चीज को नियमित रूप से समझना या सही तरीके से या भली भांति रूप से समझना। क्लियर है? तो ये स्लाइड भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगला जो स्लाइड है वो है हिंदी व्याकरण के प्रकार। इसमें हम लोग बात करेंगे कि व्याकरण के प्रकार में हम किसको किसको रखते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण जो है ये चार हिस्से में बंटता है। हिंदी व्याकरण जो है वो चार हिस्से में बटेगा। कौन कौन से हिस्से में? तो पहला जो हिस्सा बनेगा उसका वो है वर्ण विभाग। ठीक, दूसरा हिस्सा बनता है शब्द विभाग। तीसरा हिस्सा बनता है वाक्य विभाग और चौथा हिस्सा बनता है पद विभाग। ठीक, अब यहां से पूछेगा कि इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या। यानी वर्ण विभाग में वर्ण विभाग या वर्ण किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, पद किसको कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से सबसे पहला चैप्टर यूज करेंगे जिसका नाम है वर्ण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण को आप कितने हिस्से में बांटे? चार हिस्से में बांटे, जिसमें से पहला हिस्सा होगा वर्ण विभाग। और वर्ण किसको कहते हैं? तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो शब्द किसको कहते हैं? तो वर्णों के मेल से निर्मित सार्थक ध्वनि। यानी जो हम लोग वर्ण के बारे में बात करें तो का, खा, गा, घा, आम या आ, ई, उ, ये सब क्या है? वर्ण है। जब यही सब वर्ण आपस में मिलते हैं और कोई सार्थक ध्वनि निकलती है हमारे मुख से तो वही क्या होता है? तो शब्द होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? तो शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यही शब्द जब सही तरीके से मिले, व्यवस्थित रूप से मिले, तो किस चीज का निर्माण करेगा? वाक्य का निर्माण करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वाक्यों, शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है या वाक्य का निर्माण होता है। ठीक, तो हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो हिंदी व्याकरण में हम लोग पहले वर्ण विभाग पढ़ेंगे, यानी वर्ण का कौन कौन सा हिस्सा। उसके बाद हम लोग वर्ण के बाद शब्द विभाग पढ़ेंगे, शब्द का कौन कौन सा हिस्सा। उसके बाद बात करेंगे वाक्य में कि वाक्य का कौन कौन सा हिस्सा होता है। और फिर हम लोग लास्ट में आते हैं पद विभाग, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण को आप किस किस हिस्से में बांट सकते हैं, किस किस आधार पे बांट सकते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल हम लोग हिंदी व्याकरण को समझ पाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्ण विभाग के बारे में,
और वर्णों को किस तरीके से हम लोग आसान शब्दों में समझ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब हम लोग नोटिफिकेशन या फिर कोई नया वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होगा तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए थैंक यू आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।